ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट जिसे रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट कहते हैं, जहाँ पे जो रेनफॉल है एनुअल एवरेज रेनफॉल वो 1500 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है। 1500 मिलीमीटर सालाना से लेके 3000 मिलीमीटर सालाना तक वहाँ रेनफॉल होती है। वहाँ इसको आप ओपन कल्टीवेट कर सकते हैं। अब जिन कंट्रीज़ की मैंने आपको लिस्ट दिखाई जो टॉप 10 प्रोड्यूसर हैं, वहाँ पे इसकी फेवरेबल क्लाइमेट अवेलेबल है, जिसकी वजह से इसको वहाँ पे फ्रीक्वेंटली और ओपनली आसानी के साथ कल्टीवेट किया जा सकता है। और वहाँ पे ये होता है कि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होती है, यानी कि आपका क्लाउडी डेज रहते ही हैं और आज अगर बारिश नहीं हुई तो एक दो दिन छोड़ के आपको हल्की रेनफॉल वहाँ पे मिल जाती है और वहाँ पे आपको इसको एक्स्ट्रा इरिगेशन देने की भी उतनी जरूरत नहीं पड़ती। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 15 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसकी रहता है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे इसकी ग्रोथ हो जाती है। जब हम 15 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो मिनिमम नाइट टेम्परेचर की बात होगी। तो ना हमारे यहाँ क्या होता है कि दिसंबर और जनवरी ये 2 मंथ ऐसे हैं जिसमें इसकी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती। इवन अगर आप पॉलीथीन शीट भी लगा लें और टेम्परेचर राइज करने की भी कोशिश करें फिर भी इसकी ग्रोथ जारी नहीं रहती। तो वो हम टाइम ऑफ सोइंग में बात करेंगे तो हम क्या करते हैं कि विंटर सीजन जैसे ही खत्म होता है तो इसकी सोइंग करते हैं और विंटर से पहले अगले विंटर से पहले ये क्रॉप रेडी हो जाती है। सॉइल टेम्परेचर की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आइडियल होता है, जिसपे बेटर स्प्राउटिंग जर्मिनेशन अच्छी होती है। अगर किसी ने इसको कंट्रोल्ड कंडीशन में ग्रो करना है, जैसे यहाँ पे लाहौर से सुफियान साहब वो वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर कर रहे हैं, तो 27.5 सी जो टेम्परेचर है उसके लिए आइडियल है। इसके ऊपर इसकी सबसे बेस्ट ग्रोथ होती है। ये बोल्ड करके लिखा हुआ है कि जिंजर ग्रोथ स्टॉप्स बिलो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे इसकी ग्रोथ हो जाती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आप इसकी सोइंग करनी है या हार्वेस्टिंग करनी है तो ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड को माइंड में रखना है। वाटर लॉगिंग कंडीशंस को भी ये सेंसिटिव है, ड्राउट को भी, सैलिनिटी को भी और फ्रॉस्ट को भी। यानी कि एक ये चैलेंजिंग क्रॉप है, इसको बड़े समझ के टेक्निकल तरीके से करने की जरूरत है। लेकिन जो फार्मर इसको रद्द कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो उनके लिए फिर ये बड़ी आसान क्रॉप हो जाती है। आगे प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे कि इस पर इंसेक्ट का उतना अटैक भी नहीं है, वो हम आगे जाके बात करेंगे। सॉइल की बात करें तो लूज साइज, मतलब जिसकी ड्रेनेज अच्छी हो, ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर ज़्यादा हो और स्लाइटली अगर एसिडिक हो जाए तो सोने पे वो सहारा हो जाता है, कि इसके लिए बेस्ट सॉइल बन जाती है। अगर किसी ने इसको कंट्रोल पीएच पे उगाना हो तो 5.7 से 6.5 पीएच इसके लिए आइडिया है। इसका शैलो रूट सिस्टम है। हाई पीएच के ऊपर ये अपनी ग्रोथ जारी नहीं रख सकता, स्पेशली जब 8 से ऊपर पीएच जाती है तो इसकी जो ग्रोथ है वो पूरी तरह मुतासर होना शुरू हो जाती है। और हमारे यहाँ आपको पता है कि पीएच नॉर्मली 8.3, 8.4, 8.5 तक है। पोठोहार में कुछ साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे 8 से नीचे पीएच हमें इवन 7 के करीब पीएच मिल जाती है। तो ऐसी सॉइल जिसकी पीएच 7 के करीब हो या स्लाइटली एसिडिक हो वो इसके लिए बेस्ट है। और सॉइल ऐसी सॉइल होनी चाहिए जो हार्ड ना हो, मतलब उसमें जैसे हमारे बहुत सारी क्ली सॉइल होती हैं कि उसके अंदर चिकनापन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी सॉइल में इसकी ग्रोथ कम होती है। तो उसमें आप जैसे नजीब साहब कह रहे थे कि बाला ऐड कर सकते हैं स्मॉल स्केल पे, या रेत आप शामिल करके इसको टॉप लेयर में एटलीस्ट, जैसे मैंने बताया कि शैलो रूट सिस्टम है, 6 से 7 इंच सॉइल आपने एमेंड करनी है, उसमें आगे मैटर की इंटरवेंशन करें, आप ग्रीन मैन्योरिंग करें और फर्दर उसका जो है ये उसकी प्रोसेस जो है वो रिलीज करें ऑर्गेनिक मैटर से। लैंड प्रिपरेशन में ऑर्गेनिक मैटर शुरू में बात हुई कि इसको ज़्यादा चाहिए, तो आम नॉर्मली हम 5 से 6 ट्रॉली पर एकड़ इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप 10 से 12 ट्रॉली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी के पास अपनी जैसे लोगों के डेयरी फार्म होते हैं मौजूद है तो वो बेशक 15 ट्रॉलीज तक भी इस्तेमाल कर ले, लेकिन वेल इन टाइम, यानी कि सोइंग से कोई 2 माह पहले आप फार्म यार्ड में अप्लाई करें। और पहली दफ़ा जब आपने जिंजर की सोइंग शुरू करनी है तो उससे पहले आप ग्रीन मैन्योरिंग भी कर लें और हर 2-3 साल के बाद आप रोटेट करें। जिस नई जगह पे लगाना है वहाँ पे आप पहले से ग्रीन मैन्योरिंग कर लें और उसमें आगे मैटर ऐड कर लें, तो इससे आप अच्छी पैदावार और कंसिस्टेंट ले लेंगे और सस्टेनेबल ले लेंगे। फिर ये अगर 40 दिन के लिए सॉइल की सोलराइजेशन, ये भी बड़ा फैक्टर होती है कि सॉइल के अंदर जो पैथोजन होते हैं
वो बड़ी हद तक किल हो जाते हैं। इसमें करना ये होता है कि आपने सॉइल को पुराना पॉलीथीन जो शीट होती है टर्नल फार्म इस्तेमाल करते हैं गिले के लिए, टमाटर के लिए, तो जो मिर्चे वगैरह लगाते हैं या शिमला लगाते हैं उसमें इस्तेमाल होता है अगली सोइंग के लिए। तो वो पुराना शापर आप सॉइल को कवर करते हैं 40 से 45 से 2 महीने तक आप उसको रखेंगे कवर, तो सॉइल के अंदर जो पैथोजन है वो तल्फ हो जाते हैं और बाद में जो आपकी क्रॉप आती है उसके ऊपर जो बीमारियों का हमला है वो ना होने के बराबर होता है। बड़ा हद तक ये इससे कंट्रोल मिलता है, ये रिपोर्टेड है का। और जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी डिकम्पोजिशन भी इससे बेहतर हो जाती है। ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करने के बाद आप मतलब 2 से 3 कोइंस इसमें रिकमेंडेड है, उसके बाद स्वागत चला दें, तैयार कर रहे बेड बना लें। बाकी आगे हम इसका प्लांटिंग मैथड पूरा पढ़ेंगे। सीड रिक्वायरमेंट की बात करें तो 800 से 1000 के जी सीड, मतलब इसमें ज़्यादा सीड चाहिए आपको, क्योंकि ये राइजोम से ही लगनी है। जो अदरक हम खाते हैं उसी को छोटे पीसेस में काट के ही हमने लगाना होता है। या दूसरा फिर ये होता है कि सीड बनाने के लिए जैसे हम टिश्यू पर जो प्लांट्स दे रहे हैं, डॉक्टर ने बताया अब तक हम माशाल्लाह 3 साल में 40,000 प्लांट प्रोड्यूस कर चुके हैं अपनी लैब से, तो वो प्लांट्स को आपने ट्रांसप्लांट करना होता है। तो उसके अगर हम उसकी साइज़ की बात करेंगे पर पीस साइज़ कितना होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन होता है फार्मर्स की तरफ से कि हम साइज़ पीस का कितना रखें। तो उसमें 2 से 3 आंखें रिक्वायर्ड होती है। अगर तो ऐसा वैरायटी का सीड है जिसका ओवरऑल राइजोम साइज छोटा है तो उसके आपके पीस छोटे बनेंगे। वो 15-20 ग्राम से लेके अगर ऐसी वैरायटी है जैसे चाइनीज ओरिजिन की हमारे यहाँ जो वैरायटी चल रही है उसमें साइज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका पर पीस जो राइजोम का साइज है वो ज़्यादा होता है, वो 50-60 ग्राम तक भी चला जाता है। और 2 से 3 आंखें इंश्योर करना बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, ताकि अगर एक आँख किसी वजह से नहीं चलती तो दूसरी जो आई वाट है उसकी जगह ले। चलना ना हमने एक को ही होता है। सिंगल स्प्राउट्स भी ट्राई किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि उसकी केयर ज़्यादा करने की जरूरत होती है और उसमें मोटिलिटी रेट पर बढ़ जाता है। 2 से 3 आप आंखें रखेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये हमारे लिए है कि मुख्तलिफ वैराइटीज़ का सीड ट्रांसप्लांटिंग से। प्लांटिंग टाइम इसमें 15 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही आपका मिनिमम नाइट टेम्परेचर स्टेबल होते हैं तो उस वक्त टाइम है कि आप जिंदगी सोई कर दें। नॉर्मली अगर हम बात करें फरवरी जो हमारा एंड है और मिड मार्च तक, ये हमें आइडियली टेम्परेचर की सेंट्रल प्लेन एरिया जो हमारे हैं सेंट्रल पंजाब में आ जाता है, तो ये टेम्परेचर अवेलेबल होता है। इस टेम्परेचर पे आप सोइंग करते हैं, आपको अच्छी जर्मिनेशन मिलेगी, ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी। लो जब टेम्परेचर लो होता है उस वक्त इसकी सोइंग करने से कई दफ़ा जो है आपको रॉटनिंग ज़्यादा मिलेगी, जर्मिनेशन नहीं होगी प्रॉपर। अगर जर्मिनेशन होती भी है तो उसकी परसेंटेज पुअर होगी। तो उससे बचने के लिए आपके टेम्परेचर को माइंड में रखना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पोठोहार या जो हमारे नीम पहाड़ी इलाका जाते हैं उनके अंदर मिड मार्च से लेकर मिड अप्रैल तक बेस्ट टेम्परेचर मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे सर्दी थोड़ा लेट तक जाती है। नो डाउट पिछले 2 सालों से कुछ टेम्परेचर में चेंजेस भी आ रही है। लास्ट ईयर जो हमारा साल गुजरा है वो काफ़ी ज़्यादा हीट वेव थी और शुरू में टेम्परेचर लो रहा, लेकिन जब तक सडन राइज हुआ वो फिर इस जैसी क्रॉप्स को जब सडन शॉक ऑफ टेम्परेचर मिलता है तो वो स्ट्रेस से उसकी जो पैदावार मुतासर होने का खतरा होता है। तो इसलिए जितनी टाइमली आप टेम्परेचर को मद्देनजर रखते हुए सोइंग करेंगे उतना ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सीड प्रिपरेशन की बात करें तो अगर तो आपको आपका अपना सीड है, जैसे पुराने फार्मर भी बैठे हैं, तो उस वक्त आपको सीड जो सीड ट्रीटमेंट है वो अगर आप ऑर्गेनिकली भी कर सकते हैं। मतलब जैसे कुछ फार्मर ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने ऑर्गेनिकली ही अदरक को उगाना है, तो उसके लिए ऑर्गेनिक वेज हैं कि आप टमाटर के पाउडर में उसको डिप कर लें या एलोवेरा जेल लगा लें। लेकिन जब आप इसको कमर्शियल स्केल पे कंपटीशन में आके ग्रो करना है तो फिर ये रिकमेंडेड आपको सीड ट्रीटमेंट के लिए ये पेस्टिसाइड इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 10 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से, इसी तरह मैंकोजेब भी 10 ग्राम, और ये एक बैक्टीरियासाइड आपने जरूर डाला क्योंकि इसमें 2 हमें खतरे रहते हैं डिजीज के, जिसमें फंगस और बैक्टीरिया। तो एक बैक्टीरियासाइड की बेंजीथायालोलिनोल, ये एक बड़ा अच्छा लैब के अंदर भी इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं और फील्ड के अंदर भी। तो ये 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से, अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो एक पुराना बैक्टीरियासाइड है स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, वो आपको वेटरनरी स्टोर से या मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। उसका 1 ग्राम का इंजेक्शन ले लें, वो पर लीटर वाटर के हिसाब से वो काफ़ी होगा। ये ज़रूर आपने लगाना, ताकि बैक्टीरिया अगर वाली अगर डिजीज आ जाए तो फंगस से भी ज़्यादा डेंजरस होती है।
अच्छा, इसमें सीड ट्रीटमेंट करने से पहले आपने जो फॉर एग्जाम्पल पूरा वो क्लम्प लिया, बंजा लिया, उसको ब्रेक करना है। ये ट्रेनिंग के एंड पे हम डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाएंगे। साकिब हमारे रिसर्च एसोसिएट है, ये हमारे सामने बिल्कुल ये ग्रीन हाउस है अदरक का, वहाँ आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि अदरक को तोड़ना कैसे है आपने, और उसकी सीड ट्रीटमेंट कैसे करनी है, और उसको ट्रांसप्लांट कैसे करना है। जो ये चीज़ें हम आसानी से आपको करके दिखा सकेंगे, वो जरूर दिखाएंगे। तो तोड़ने के बाद 2 से 3 दिन के लिए आपने ड्राई करना है, ये बड़ा अहम है। सीड ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा अहम ये बात है कि आपने इसको 2 से 3 दिन शेडी प्लेस पे ड्राई करें। अगर वो ड्राई नहीं करेंगे, आपने जहाँ से उसको काटा है वो जख्म अभी गीला है, तो वहाँ से पैथोजन की एंट्री तेज़ी से हो जाएगी, और पौधा जो है वो डिजीज से या फंगस से, बैक्टीरिया से वो बड़ी जल्दी इफेक्ट होने के उसके चांसेस रहते हैं। जब आपने सीड ट्रीटमेंट इसको करना है, तीनों जो पेस्टिसाइड्स मैंने बताई हैं इनका बना लें सोल्यूशन, उसमें उसको 10 से 15 मिनट के लिए डिप करें, और निकालने के बाद आप उसको एयर ड्राई करें, और वो आप 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक उसको ड्राई करने के बाद यानी वेरी नेक्स्ट डे आप उसको ट्रांसप्लांट कर दें। अगर आपको पता है कि आपकी सीड की जर्मिनेशन बहुत अच्छी है, तो आप इसको डायरेक्ट ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि सीड की जर्मिनेशन डाउट में है, तो फिर उससे सबसे रिकमेंडेड तरीका ये है कि आप उसको सैंड में पहले प्री स्प्राउट करा लें, यानी 20 से 25 दिन उसको रेत में रखें, थोड़ी जगह पे मैनेज करेंगे, और जब वो उसकी स्प्राउटिंग हो जाए उसके बाद फिर आपने उसको ट्रांसप्लांट कर लिया। सैंड में लगाने का तरीका सिंपल और आसान सा यही है कि आप रेत की 1 से 2 इंच की तह नीचे लगाएं, छोटी की क्यारी बना लें, ईंटों से आप बेशक उसको रोक सकते हैं जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, और उसके ऊपर सिंगल लेयर में अदरक का सीड बिछा दें। सीड बिछाने के बाद 1 से 2 इंच की लेयर से उसको आप मजीद कवर कर दें, और छिड़काव के साथ जस्ट आपने रेत को वेट रखना, ज़्यादा पानी नहीं देना और रेत को सूखने नहीं देना। वो मौसम पर डिपेंड करता है। अगर फरवरी का मौसम होगा, ठंडा मौसम होगा, तो आपको पानी वक्फे से देना पड़ेगा। तो आजकल फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ट्राई करता है तो आपको डेली पानी देना जरूरी होगा, क्योंकि इवेपोरेशन लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से। प्लांटिंग मेथड की बात करें तो शुरू में आपने एक स्लाइड देखी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, जिसको 1500 मिलीमीटर रेंज चाहिए, 15 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, वो सारी बातें थी इसको ओपन कल्टीवेट करने के लिए। पाकिस्तान में कैसे कल्टीवेट करना है? पाकिस्तान में टनल फार्मिंग हो रही है, खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च, मिर्चे वगैरह हमारे उसी पैमाने पे लगाए जाते हैं। वॉक इन टनल के अंदर लोग बांस की टनल भी बना लेते हैं, और ये 20 फुट का पाइप होता है, आधी पौनी इंची का, उसकी भी उसको बेंड करके उसकी टनल बना ली जाती है। तो उसी टनल के अंदर जो कि 7 फुट हाइट की हो, आपने जस्ट उसमें वॉक करने, कोई फील्ड ऑपरेशन करनी है, कोई स्प्रे करनी है, तो वो आप चल सके उतना टनल इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। और उसके ऊपर आपने ब्लैक नेट या ग्रीन नेट, लेकिन ग्रीन नेट को आप प्रेफर ना करें, ब्लैक नेट प्रेफर करें, क्योंकि ये बात से बात साबित हुई है कि ब्लैक नेट के नीचे टेम्परेचर भी कंफर्टेबल रहता है, आपका मॉइस्चर भी कम इवेपोरेट होता है, और पौधा ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करता है। और ये 70% शेड कम अज़ कम चाहिए सेंट्रल पंजाब के अंदर या प्लेन एरिया जो भी है पाकिस्तान के। और जो हमारे नीम पहाड़ी इलाका जाती है, कोटवार का एरिया है, वहाँ पे 50 से 60% शेड कम अज़ कम रिक्वायर्ड है। और पिछले साल 70% में भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। उससे पिछले साल टेम्परेचर माइल्ड था, 50-60 पे अच्छे रिजल्ट थे, 70 पे थोड़ा सा ज़्यादा मॉइस्चर रहने की वजह से हीट कम थी। लेकिन लास्ट ईयर टेम्परेचर कोटवार के अंदर भी थोड़ा राइज हुआ, नो डाउट वो प्लेन एरिया जितना तो नहीं था, उसके बावजूद वहाँ पे अच्छी प्रोडक्शन रही। तो 50 से 70 ये आपने एरिया टू एरिया एडजस्ट करना होता है मशवरे के साथ, एक्सपर्ट के साथ। बेसल डोज ऑफ फर्टिलाइजर वो आपने ट्रांसप्लांटिंग से पहले अप्लाई कर देंगे, तो आगे आपको पूरा स्केड्यूल दिखाते हैं। पौधे से पौधे का फासला 2 फीट रखना होता है, और कतार से कतार का फासला, और पौधे से पौधे का फासला जो प्लेन एरियाज हैं जहाँ पे पर प्लांट साइज थोड़ा बनता है, वहाँ पे आप 8 इंच मैक्सिमम 6 से 8 इंच के दरमियान आप पौधे से पौधे का फासला रख सकते हैं। जबकि कोटवार जहाँ पे पौधे का साइज 2.5 किलोग्राम भी चला जाता है अच्छी फेवरेबल कंडीशन और मैनेजमेंट के साथ, तो वहाँ आप 10 से 12 इंच का साइज रखेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्लेन एरिया में हम फरो मेथड जो जीप साहब की बात कर रहे थे कि ट्रेंच के अंदर लगाना, वो चाइनीज हमने देखा है, वो बेसिकली ये हमारे जो हिली एरिया है वहाँ ये प्रैक्टिस हो सकती है।
इसको हम इंशाल्लाह फार्मर्स के साथ मिलके प्रैक्टिस भी करेंगे, तो उससे बेहतरी भी हुई है। लेकिन तो हमारे सेंट्रल एरिया में लास्ट ईयर हमने एक ट्रेंच बना के इसको ट्राई किया था, लेकिन उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ बारिशें मानसून के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उस वक्त तक पौधे की ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होती कि अर्थिंग अप करके हम उसको जो है तब तक उस ट्रेंच को ख़त्म कर दें। इस वजह से हम छोटी फरो बनाते हैं, जैसे शुगर केन में सोइंग की वक्त बनाई जाती है, छोटी सी खाली बना के उसके अंदर आप लगा लेते हैं, बाद में उसकी अर्थिंग अप करके तो मानसून से पहले पहले उसको आप एक रिज की शक्ल में या पंजाबी में जैसे वाटी कहते हैं वाटी की शक्ल में उसको ले आते हैं। कोठवार हिली एरिया जो है उसके अंदर बेड मेथड ज़्यादा सूटेबल रहता है, क्योंकि वहाँ बारिशें अभी भी आ जाती हैं और बारिशों की जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा होती है और रेनफॉल मतलब ज़्यादा वहाँ पे होती है एज कम्पेयर टू सेंट्रल पंजाब या प्लेन एरिया। सीड की जो डेप्थ रखनी है वो 1 से 2 इंच। अगर सीड का साइज बड़ा होगा तो आप उसकी डेप्थ ज़्यादा रखेंगे, सीड का साइज छोटा होगा तो उसकी डेप्थ थोड़ी रखेंगे। ये जस्ट हमारे इंस्टीट्यूट की कोई ट्रायल्स लगाने की छोटी प्रोसेस। मल्चिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हीट सेंसिटिव क्रॉप है, सॉइल का टेम्परेचर भी राइज हो जाए तो भी इसको अफेक्ट करता है। एक तो आपने ऊपर शेड कट कर लिया, नीचे आप मल्च भी कर देंगे तो आपकी क्रॉप हीट वेव से भी सेफ हो जाती है। अगर पोठोहार में भी हमने देखा है कि मल्च के बगैर नो डाउट रिजल्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन मल्च के साथ अच्छे रिजल्ट हैं। इससे क्या होता है, एक तो आपकी पानी की बचत होती है, आपको पानी कम लगाना पड़ता है, और दूसरा सॉइल का टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी वीड्स भी कम होती है, क्योंकि अभी हम इस पर ट्रायल तो कर रहे हैं लेकिन अभी कोई पोस्ट इमरजेंस वीडिसाइड इस पर रेक्टिफाई नहीं हुआ कि इसको वीड्स को स्प्रे के साथ कंट्रोल किया जाए और आप सेफ रहे। तो ये 2 से 3 मल्चिंग, मतलब एक मल्च तो जस्ट आप सोइंग के फौरन बाद आपने कर देना। अगर आपने राइजोम से उसको लगाया है और डायरेक्ट सो किया है तो राइजोम को भी आप मल्च के कंट्रोल कर दें, पौधा स्प्राउट होकर खुद ही मल्च से बाहर आ जाए। लेकिन अगर आपने टिश्यू कल्चर प्लांट लगाया है तो उसके ऊपर फिर मल्च नहीं डालनी, आपने फिर उसके साइडों पे मल्च लगानी है, सॉइल को कवर कर देना है, पौधे को ऊपर निकाल देना। दूसरी मल्च का मकसद ये होता है 1.5 महीने के बाद कि जहाँ से मल्च गल गई है या हिल गई है वहाँ पे भी आप उसके मल्च के गैप्स को पूरा कर दें। तीसरी मल्च भी अगर कर लेंगे 90 डेज के बाद तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये मल्चिंग आप पूरी साइल को कवर कर दें, जितनी मल्च अच्छी करेंगे उतना ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, फर्टिलाइजर इसमें बड़े हमने वाइजली चूज करने होते हैं कि आपने एसिडिक फर्टिलाइजर को प्रेफर करना है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट भी एसिडिक सॉइल है। अब हमारी सॉइल्स तो क्लाइम करके ये सॉइल है, इनकी पीएच ज़्यादा है, तो उसके लिए फिर ये सिंगल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट अच्छी क्वालिटी में मिल जाए, नहीं तो मोनोमोनियम फास्फेट, ये पी की जगह आप मोनोमोनियम फास्फेट को प्रेफर करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जहाँ पीएच बहुत ज़्यादा हाई है वहाँ फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल भी जरूर करना चाहिए। वो रिकमेंडेड डोज आगे आपको बताते हैं, 8 kg थ्रू द ईयर आपने उसको स्कैटर्ड मतलब सेपरेट डोज के अंदर देना होता है। और अमोनियम सल्फेट भी बड़ी अच्छी, क्योंकि साथ इसके सल्फर होता है, तो नाइट्रोजन का सोर्स भी है और सल्फर का सोर्स भी है। ये खाते हमने तेरबाद से देखा है कि इसके लिए अच्छी साबित हुई है। ये एक स्केड्यूल कह रहे, एक प्लान कह रहे कि सोइंग से लेके आपने इसकी ग्रोथ और हार्वेस्टिंग का जो खादें देनी है वो बेसल डोज पे मोनोमोनियम फास्फेट एसओपी की क्वांटिटी आगे लिखी हुई है 12.5 और 20 के। इसी तरह ये 31 दिन यानी कि फिर आपने उसको प्लांट कर दिया, 1 महीना उसको खाद ना दें, बेसल डोज आपने ली हुई है 31 से 60 यानी अगले महीने के लिए फिर खादों का स्केड्यूल आगे। ये देखिए पर डे भी डोज हमने रखा है, ये थ्रू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सारा ड्रिप फर्टिगेशन का प्लान है। अच्छा, उसमें ये होता है कि अगर फार्मर जैसे रहमान साहब बैठे हैं तो ये इसमें इन्होंने क्योंकि ड्रिप के थ्रू नहीं करना होता तो ये क्या करते हैं कि उसकी फर्टिगेशन कर लेते हैं या उसको मैनुअली अप्लाई करके बाद इरिगेशन वाटर देते हैं। उसमें ये होता है कि आप इन डोज को इकट्ठी कर लें, यानी हफ्ते की डोज इकट्ठी कर लें, 10 दिन की इकट्ठी कर लें, 15 दिन की, 20 महीने की, अपनी कन्वीनियंट के तौर पे आप ये डेली का शेड्यूल है। तो फिर बारिश हो जाती है तो हफ्ता आपने पानी नहीं देना, उस वक्त भी फिर आप हफ्ते की डोज इकट्ठी करके ताकि जितनी पौधे की फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है वो पौधे को मिल जाए, और वो बेशक आप स्प्रिट डोज में दे दें या उसको इकट्ठी करें। इसी तरह उसमें से 120 दिन की जब क्रॉप होगी तो फिर उसकी डोज हम बढ़ा देते हैं। इसी तरह जब क्रॉप फुल मेच्योरिटी पे जब उसके नंबर ऑफ टिलर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उस वक्त भी आपने डोज ज़्यादा देनी है। इरिगेशन की बात करें तो
जिंजर की वाटर रिक्वायरमेंट कम है, यानी ना इसको बहुत ज़्यादा इरिगेशन वाटर चाहिए और ना ही सॉइल ड्राई है। इसलिए आप कहते हैं कि ड्रिप के थ्रू अच्छा रह जाता है कि आप थोड़ा लिटिल वाटर जो है उसको डेली दे सकते हैं उसकी ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि मैंने बताया ये शैलो रूट सिस्टम है। तो आपने जस्ट सॉइल को वेट मॉइस्ट रखना, जिसे हम वेदर कंडीशन कहते हैं, उसमें अगर आप रखेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। एक चीज़ का ख्याल जरूर रखना है कि मानसून के अंदर आपको पता है कि हमारे यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उस वक्त पानी की निकासी का बंदोबस्त ज़रूरी है। अगर पानी खड़ा रह जाए तो उसमें भी फिर राइजोम, चूँकि अंडरग्राउंड डेवलप हो रहा है सॉइल के अंदर, तो इस पर फंगस के पनपने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और सीवियर जो है इससे पैदावार मुतासर होती है। यानी आपका इरीगेशन वाटर जज़ब होना चाहिए, अगर जज़ब नहीं हो रहा तो उसकी ड्रेनेज का आपको बंदोबस्त करना होता है। क्रिटिकल स्टेजेस की बात करें इरीगेशन के लिए, तो जर्मिनेशन स्टेज पे पानी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नो डाउट थ्रू द क्रॉप पीरियड हमें रखना है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है जिस पे आपने बहुत इसको बिल्कुल नहीं शेयर करना, वो राइजोमिनेशन स्टेज 90 डेज के बाद होती है। इसी तरह राइजो डेवलपमेंट स्टेज जो 135 दिन के बाद स्टार्ट होती है, तो उस वक्त आप इरीगेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये इरीगेशन स्केड्यूल कि ये इसकी टोटल वाटर रिक्वायरमेंट बेसिकली हमें दिखती है, ये वेरी करेगी एरिया टू एरिया। पोटोहार में निस्बतन पानी कम चाहिए होगा, सेंट्रल पंजाब में ज़्यादा, साउथ में भी कुछ छोटे ट्रायल हो रहे हैं वहाँ भी उसमें और ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसकी डेली रिक्वायरमेंट हमने लिख दी है, मतलब मंथ वाइज, तो कि इसको कितना पानी चाहिए। और साथ ये भी अगर 10 mm रेन हो जाए तो 2 से 3 दिन के लिए आपने फिर इरीगेशन वाटर थ्रू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम आपने रोकते हैं। और थंब रूल यही है कि आपने सॉइल को बदल लेना है, तो अपनी सॉइल को देखते हुए आपके ऊपर शेड की परसेंटेज, आपकी मल्च, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी कि आपके घर को कितना पानी चाहिए। ये देखिए जस्ट आपने प्लांट के पास उसके लिए वीडिंग, जैसे मैंने बताया कि इस पर ट्रायल्स हो रहे हैं। प्री परचेस पेस्टिसाइड्स इस पर डॉक्टर वसीम अब्बास साहब का लेक्चर है डिटेल में, वो इंसेक्ट पेस्ट का, डिजीज़ का और वीड्स का आपको सारा बताएंगे। लेकिन सिंपल ये शेयर कर दूँ कि प्री परचेस इस पर सक्सेसफुल है, लेकिन अभी पोस्ट परचेस के ट्रायल जारी हैं, कोई आइडेंटिफाई नहीं हुई। इंशाल्लाह कोई अगर मिलती है तो हम आपसे नेक्स्ट ट्रेनिंग में शेयर कर देंगे। अर्थिंग अप यानी मिट्टी चढ़ाने का ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे नीम साहब बता रहे थे कि चाइना वाले ट्रेंच में लगा के पूरा वो 1.25 फुट 1.5 फुट खाली पे लगा के मशीन के साथ ट्रेंच बनाते हैं, उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें मिट्टी गिराते हैं। तो वहाँ पे ग्रोथ भी ज़्यादा होती है टेम्परेचर फेवरेबल होने की वजह से, तो वो जल्दी जल्दी अर्थिंग अप करके फिर बाद में उसी को बेड की शक्ल में ले जाते हैं। तो हमारे यहाँ फिलहाल ऐसा नहीं है। उसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि जब आपने उसको सो किया, चाहे फरों पे चाहे बेड पे, जब आप पहला एक टिलर निकलेगा उसके साथ 2 और टिलर निकलेंगे। जब तीनों टिलर मोर और लेस सेम हाइट के होते हैं तो आप 1 से 2 इंच उसमें अर्थिंग अप कर, ये पहली अर्थिंग अप। तो ज़्यादा अगली भी आप मिट्टी चढ़ाते रहेंगे उसका फ़ायदा नहीं होगा, पौधे को आप स्ट्रेस देंगे। और उसके बाद आपने ये करना होता है कि ठीक फिर 10 दिन के बाद आप फिर 1-2 इंच उसमें मिट्टी चढ़ाएं और फिर आखिरी जो अर्थिंग आपका वो हेल्दी कर दें और फिर प्लांट को जो है वो ग्रो करने दें। फिर अगर आपको लगे कि राइजोम के ऊपर से मिट्टी हिल रही है तो उस वक्त फिर आप इसको अर्थिंग अप करके कवर कर सकते हैं, ताकि एक्सपोज टू सनलाइट ना हो राइजोम, जितना वो साइड के अंदर कवर रहेगा उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ का मैंने शुरू में बताया था कि इस पर जितने भी सकिंग पेस्ट हैं, वाइट फ्लाई जिसके कॉटन को हमारी दूसरी तरह प्रोसेस किया, इसके पास में नहीं आती, यानी नेचुरल रिपेलेंट है। इसी तरह हम थ्रिप्स की बात करें, माइट्स की बात करें तो इस पर नहीं इफेक्ट होता। बोरल आ जाता है समटाइम, या ये अमेरिकन बग जो ये आजकल वीट की हार्वेस्ट हो रही है तो उसका अटैक आ जाता है, तो उसके लिए एक आध स्प्रे पूरे साल में एक इंसेक्टिसाइड करनी पड़ती है इसके ऊपर इंसेक्ट से रोकने के लिए। हाँ, डिजीज़ के लिए जैसे मैंने बताया सीड ट्रीटमेंट भी करें और मानसून के अंदर आप प्रिवेंटिव ड्रेंचिंग भी करें, फोलियर स्प्रे ना करें, सॉइल ड्रेंचिंग करें ताकि डिजीज से आपका पौधा बचा रहे। हार्वेस्टिंग टाइम की बात करें तो फिर जब 15 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर नीचे जाएगा तो ये रेडी हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। तो 8 से 10 महीने की ये क्रॉप है। थ्रू आउट सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक आपने इसको शेड से कवर रखना है और हार्वेस्टिंग से 1 महीना पहले आपने इरिगेशन स्टॉप कर दें। अब ये सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट है, जैसे ही फ्रॉस्ट बढ़ती है, जैसे हल्दी से कुछ दूसरे को फार्मर बैठा है तो सर्दी में आप देखें कि हल्दी के पत्ते ड्राई हो जाते हैं, जैसे ये ड्राई हो तो पत्ते ऊपर से ड्राई हो जाएंगे, लेकिन राइजोम आपका सॉइल के अंदर अटैच रहेगा। वो आप अगली सोइंग से 1 महीना पहले जब आप किसी भी क्रॉप
1 हफ्ता करें, हार्वेस्ट करें उसको, फिर प्रोसेस करें और सोइंग में लगा दें। अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज मौजूद है तो आप जब क्रॉप ग्रीन होती है 15 डिग्री से टेम्परेचर नीचे ड्रॉप हो जाता है तो हार्वेस्ट करके उसको स्टोरेज में रख सकते हैं। बाकी ये क्लीनिंग, क्योरिंग, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, पैकेजिंग परफेक्ट बैग्स के अंदर की जाती है जिसमें हवा कबूतर हो। सीपराइजेशन का मैंने बता दिया है कि आप कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, या फिर ये एक फिक्स स्टोरेज मेथड होता है कि आप एक ट्यूब का घड़ा बना लेते हैं, उसके अंदर अदरक को रख के उसको कवर कर देते हैं, साथ एक परफोरेटेड पाइप भी लगा देते हैं। उससे ये होता है कि आप 2 महीने 2.5 महीने तक इसको स्टोर कर सकते हैं। ये एक जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए कि वाइल्ड ईगल के पाकिस्तान में एक नस्ल वाले इस पर काम कर रहे हैं, वो अदरक की वैरायटी क्या है इसको सेल कर देता है। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये वाइल्ड है, ये बगैर नेट के भी हो जाता है, जैसे हल्दी ओपन हो जाती है ऐसे ये वाइल्ड ईगल भी हो जाता है, और उससे भी ज़्यादा ये टेम्परेचर को टॉलरेट कर देता है। लेकिन ये बिटर जिंजर है, इसका टेस्ट बिटर है, इसको मेडिसिनल प्लांट के तौर पे तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये स्पीशीज़ और है, ये और टाइप है, ये जमीन किस्म है। ये देखें देखने में सेम लगता है, इसकी 5,000 रुपये किलो तक भी इसका सीड बेचने वाले बेचते हैं, लेकिन हमने सोशल मीडिया के ऊपर खूब अवेयरनेस थी तो वो काम ज़्यादा आगे टिकपा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो आप एक्सपर्ट से या जो फार्मर पहले काम कर रहे हैं उनसे मिलके ही इस पर काम करें, जो 9 सरकार थीसिस स्टडी की 5 थीसिस हम यूएफ के साथ मिलकर इसके ऊपर हॉर्टिकल्चर के सामा से नजर भी आ रहे हैं, ये हमारे पहले स्टूडेंट्स पे थे, तो ये हमने थीसिस स्टडी इसमें शुरू की, ये 5 थीसिस को मिल होगी। कास्ट इसमें ज़्यादा है, यानी कि इसका अगर देखें तो 35 लाख बन जाता है, यानी कि टनल इंस्टॉलेशन तकरीबन 10 लाख की है, ये आपको लिखा हुआ है, शेयर नेट तकरीबन 7 लाख का है, इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम पे भी 5 लाख कास्ट आ जाती है, और वो भी वर्ल्ड बैंक के पॉइंट से मिलता तो है, लेकिन फार्मर शेयर भी बनता है। बाकी जिंजर सीड की बात करें तो वो भी रफली अगर आप पौधों की बात कर लें या उसकी तो 10 लाख का उसका भी है, और मिसलीनियस देखें तो तकरीबन 3 लाख को डाल के तो इस पर हैवी कास्ट है, जिसकी वजह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। नो डाउट कि ये टनल आपके 25 साल अगर जिसकी पाइप आपने ली है उसको कुछ नहीं होगा, वो 25 साल के लिए आपके लिए इन्वेस्टमेंट काफ़ी होती है। शेयर नेट भी 4 से 5 साल निकाल जाता है, और यूटिलिटी सिस्टम की भी आपने मेंटेनेंस करनी होती है, और जो सील अगर आपका बन जाती है कास्ट की नहीं, कास्ट इसकी थोड़ी आ जाती है, वही 3-4 लाख की इन्वेस्टमेंट 5 लाख में चली जाती है, अगले साल में आपको जाके प्रॉफिट इस पर मिलता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट इस पर 100 एकड़ पे फिलहाल कोटवार में तजवीज़ मेरे गौर है, अगर वो अप्रूवल हो गई तो इंशाल्लाह वो 70% सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगी, और हम उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह ये तेज़ी से आगे बढ़ेगा। ये बस अब जस्ट कुछ पिक्चर्स मैं जल्दी दिखा देता हूँ आपको। ये 2024 की क्रॉप है, ये 23 की हमारे इंस्टीट्यूट की टाइल्स की, ये 22 की इसी तरह। ये हमारे डी साहब और डॉक्टर आबिद साहब ने फार्मर फील्ड विजिट किए थे, चीचावती में हार्वेस्टिंग हमने करके देख लीजिए, जगह वाला के फार्मर बैठे हैं यहाँ पे, ये उनकी क्रॉप की पिक्चर है। ये माशाल्लाह कोई 650 ग्राम का हमें प्लांट है, वो हार्वेस्ट करके उसको वेट करके देखा है साफ करने के बाद, होने के बाद। ये कलर कहा के अंदर ये तकरीबन 2.5 किलो का पौधा ये हमने हार्वेस्ट किया होगा। इसी तरह ये बक्सर और कलर कहा की पिक्चर है। ये अगेन रवात के अंदर जहाँ डॉक्टर बाद साहब आपको दिखा रहे थे 2 साल से नेशनल जिंजर डे की सेलिब्रेट हो रहा है एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन के दावत के साथ। आज के साहब बैठे हुए हैं, इनका भी इंशाल्लाह उनको भी प्रेस करेंगे कि आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये भी अगेन वही रवात के अंदर ये मानसरा के फार्मर ने इसको ओपन में लगाया था, जस्ट मल्चिंग की थी तो उससे भी कोई 400-500 ग्राम पर प्लांट उसको हार्वेस्ट हुई है। होप इसके अंदर है, ये नेशनल फार्म चकशदार के अंदर है, वहाँ पे 2.5 kg का ये प्लांट था, पत्तों के बाद जब इसको वेट किया। ये एक फार्मर है किजना इस्लामाबाद में, टोटली सर्दियाँ वाले रोड पे, तो ये ऑर्गेनिकली जिंजर को ग्रो कर रहे हैं, इनके पास भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो साल को बाकी अगर किसी फार्मर का क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन आंसर सेशन ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई प्रेजेंटेशन के अंदर या आप ऑलरेडी जिंजर ग्रो कर रहे हैं, अभी आपको इशू आता है तो उस टाइम पर पूछिए। मेरा ख्याल है कि हम सारी प्रेजेंटेशन वाइड करने के बाद डिस्कशन सेशन इस पर रख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब। अब मैं गुजारिश करना चाहूँगा डॉक्टर वसीम अब्बास साहब से जो तशरीफ लाएँ और प्लांट प्रोटेक्शन के हवाले से जिंजर के प्लांट प्रोटेक्शन के जो मेजर्स हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब काबिल एहतराम ऑडियंस और सब की एक्सलेंसी, स्पेशली हमारे मेंटर जनाब नजीबुल्लाह साहब और हमारे मेंटर जनाब डॉक्टर इकबाल साहब, और ये हमारे जो दूर दराज से आए हुए जिंदर के जितने दोस्त हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम। जैसे नजीब साहब ने आज अपनी गुफ्तगू आगाज में बताया कि हमने कोई ये 2017-18 में इसका इनिशिएटिव उठाया था, तो डिफरेंट टाइप के जो भी उस वक्त हमारे दिमाग के अंदर हाइपोथेसिस थे तो हमने वो इंस्टीट्यूट करवाए इनकी सरबराही में। तो बहुत सारी मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से हमें फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन इनकी शफकत से और इनके साथ से हमने वो जो सारे जो हमारे बॉर्डर नेक्स थे, जो सारे हमारे प्रॉब्लम थे जो हमने फील्ड के अंदर देखे, उनको हमने ओवरकम किया। तो आज हमें ये जो सक्सेस जो भी मिली है वो हम इस काबिल हो गए जो आप लोगों के साथ सक्सेस जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही लिमिटेड सा टाइम दिया गया है, इसके अंदर मैंने अपनी गुफ्तगू जो है ना वो माइंड अप करनी है। तो मैं तकरीबन यहाँ पर 35 प्लस क्रॉप के ऊपर काम कर रहा हूँ, और सबसे मजे की और सबसे हैरानकुन बात जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तमाम वेजिटेबल जो है उनके ऊपर हमें बेहद जो है वो फंगिसाइड के और इंसेक्टिसाइड के जो है ना स्प्रेस करने पड़ते हैं मास बाय 2 सब्जियों के, जिसमें एक हमारी हल्दी है जिसको हम पूरे इंटायर पीरियड में कोई स्प्रे नहीं करते, टोटल ऑर्गेनिक रहती है। और उसके बाद अब ये एक नई जो है वो एंट्री हो रही है जिसे हम बोलते हैं अदरक। इसके अंदर भी हमें बिल्कुल ना होने वाले जो है ना इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि इंसेक्ट तो है नहीं, डिजीज़ की अगर हम हर वक्त अगर तदारक करें तो वो भी बहुत कम तादाद के अंदर में इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमारी ये जो तहकीक है जो हमने की है ये गुज़श्ता 3-4 सालों में, उससे हमें इसका जो एस्थेटिक जो रसूमा है जिससे पंजाब को ज़्यादा अगला लायक है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। उसका जो हल जो है वो आपके पास प्रेस के अंदर भी है या इंफॉर्मेशन के अंदर भी शेयर हो रहा है। तो उसका नाम है जी PSR यानी पिल्कियम सॉफ्ट रॉट। ये ही हमारा सबसे बड़ा बैरियर है जिंजर की ना कल्टीवेशन का। तो बड़ी मुख्तसर इसकी जो है वो मैं आपको डिटेल सिंपल बता देता हूँ कि ये क्या करते हैं कि इसका जो रसूमा है वो आपके जो राइजोम है उसके ऊपर हमला करता है। हमला करने के बाद उसको नमदार बनाता है, उसके रेशे बिल्कुल नमदार हो जाते हैं और रातनी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इसके अंदर किसी भी किस्म की जो आपको जो पंजन किस्म की स्मेल है या बदबू है वो आपको महसूस नहीं होती। अगर आप उसका पंजा उखाड़ के देखें तो आपको सेम स्मेल जो आपके पत्तों से आ रही है ऐसी ही आपको उसके राइजोम से भी आ रही है। सबसे पहले इसके जो हमें फील्ड के अंदर सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं कि जो नीचे वाले हमारे पौधे के पत्ते हैं वो पीले और स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये बीमारी अप्रोच करती है उसके मीडियम स्टेज के ऊपर, फिर ये अपर साइड के ऊपर पत्तों के ऊपर मुंतकिल हो जाती है और पूरा पौधा हमारा येलो सा और बिल्कुल सा नजर आना शुरू होता है। जैसे हम उसका फिर राइजोम उखाड़ के देखते हैं तो हमें ये देखिए ये ऐसे इसकी अपीयरेंस आती है जैसे हमने लिमिटेड रखा हुआ गमलों के अंदर अपने पॉट्स के अंदर या फील्ड के अंदर किसी किस्म के अपीयरेंस के पौधे होते हैं। उखाड़ के देखें तो हमें राइजोम जो है वो नमदार और गला सा मिलता है, लेकिन इसकी जैकेट गायब नहीं होती। इसके यानी कि खसो पशाक हमें मिल जाते हैं। बाद अगर ज़मीन उसको खा जाए किसी और फैक्टर की वजह से तो है, लेकिन बाद हमें बॉडी जैकेट जो है ना वो ज़मीन से एक्चुअल हाथ मिल जाए। कंपेरिजन दिखाया गया कि हेल्दी है और इसके साथ में जॉकेट जो है वो मटीरियल हमारा पड़ा हुआ है। फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स ये हैं जो ऑप्टिमम टाइम, अभी आमद अतीब साहब बता रहे थे कि इसको जो ऑप्टिमम टाइम चाहिए 15 से 20 सेंटीग्रेड इसके अंदर इसकी बिक्री होती है अपनी अदरक की, वही टाइम है जो इसके जरसूमे के लिए भी फेवर होता है। अगर उस टाइम पर हमें रेन नहीं मिलती या ये रेनी सीजन हमारा लॉन्ग नहीं होता तो ये बीमारी नहीं आती, तो हमें ड्रेंचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ज़्यादा हमें
जो सुना है वो बड़ा एक्टिव है, लोड पर जाके ये मेंबर है, तो ये 3 तरीकों के साथ आपके राइजोम को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अगर इसका एक हाइफी का पोर्शन चला जाए, ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रहे हैं इसकी ब्रांचेज है, ये हाइफी हैं। इसका जो पोस्ट बनते हैं वो क्लोमेटोस्पोर से बनते हैं, और इसके जो स्पोरेंजिया है ये जैसे आपको तस्वीर नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर इसके जाइगोस्पोर बनते हैं। जाइगोस्पोर इसके जो मोटाइल स्पोर होते हैं। तो ये तीनों तरीक़ों से आपके ससेप्टिबल प्लांट है, तो तकरीबन सारी की सारी वैरायटी जो है वो ससेप्टिबल है, तो अभी रजिस्ट्री की तरफ काम नहीं चला, अभी तो इसकी प्रोडक्शन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये उसको इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट करने के बाद आपका पौधा इसकी अलामात देता है, और फिर ये फर्दर ये साइकिल आपका चलता रहता है, और ये रिपीटेड साइकिल है। अगर इन्वायरमेंट इसको मिलता रहे तो ये चलता ही रहता है। तो ये वो मेन पैथोजन है जिसकी वजह से हमारा अगर जो है वो मुतासर होता है। सेकेंड, ये इसकी पिक्चर है जो हमने दी है। मैनेजमेंट इसकी बड़ी आसान है कि आपने सीड जो है वो साफ सुथरा रखना है, बीमारियों से पाक लेना है, और उसको ट्रीट करना है। सीड की ट्रीटमेंट मैंडेटरी है। ज़मीन जहाँ पर पीछे हमने लगाया था और हमें इस किस्म का मसला दरपेश हुआ था, उस ज़मीन को अवॉइड करना है, उसके अंदर ये नहीं लगा। इसके अंदर हमने वो वीडिसाइड वाले एक्सपेरिमेंट कुछ कर लिए, उसके अंदर सक्सेस है, उसके अंदर हम अभी ट्रायल चल रहे हैं। तो वो कर ली जाए या मल्च डाली जाए। करना क्या कि ज़्यादा ज़मीन हमारी जो है वो हमेशा तर बतर में ना रहे, ताकि उसका जो रसूमा जो है वो ज़्यादा फैलता ना रहे, उसको हमने अगर तो ये हमारा PSR है, उसके लिए 2 जहरें काफ़ी हैं जो इसको रोक सकती है। एक डाइथिन M45 जिसको अंदर मैंकोजेब शामिल है, और एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ये 2 जहरें अगर ये कॉपर हमें नहीं भी डालते, डाइथिन अकेले भी कर लेते हैं तो वो भी फैक्टर है, क्योंकि ये लिथियम है तो उसको वो रोक देगी। सेकेंड जो इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीज है वो बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉक। अलामात बिल्कुल मिलती जुलती है, सिवाय इसके कि इसका जो पौधा होगा वो ज़्यादा नीला हो जाएगा, गोल्डन कलर की अपीयरेंस देगा। और जैसे ही हम इसके राइजोम को उखाड़ के देखेंगे और उसको प्रेस करेंगे, उसके अंदर से हमें सफ़ेद रंग का या पीले रंग का बदबूदार लेसदार मवाद जो है ना वो उसमें से जो है ना निकलना शुरू होता है। अच्छी खासी उसकी बदबू होती है। हमें उसी टाइम पता चल जाता है कि ये जो इशू आया वो बैक्टीरिया की वजह से आया। ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है जिसके अंदर क्लियर कट पिक्चर है कि हमने उसको राइजोम को खाड़ा, वो बिल्कुल नंदा था, बेजदार था, और उसके अंदर से वो लिक्विड सी निकल रहा था। ये हमारी लैब स्टडीज़ हैं जिसके अंदर हमने इसके कैल्शियम को बाकायदा लैब के अंदर आइडेंटिफाई किया है, और इसके ऊपर अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट से वो करके फील्ड के अंदर लेकर आए। तो फील्ड फाइंडिंग के अंदर हमें जो एक ही मार्केट के अंदर प्रोडक्ट है इस वक्त जो लेटेस्ट चल रहा है Z1 के नाम से, उसके रिजल्ट सबसे अच्छे हुए हैं, और वही हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मुस्तकिल तरीके के अंदर और भी बैक्टीरियासाइड जो भी आएंगे वो भी अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त करंटली यही अवेलेबल है पाकिस्तान में। मैनेजमेंट इसकी भी सेम वही है जो पीछे हमने आपको बता दी। टाइम कम है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो मटेरियल हमारे हाथ से चढ़ा है इसके अंदर बैक्टीरियम का जरसूमा है या फंगल का जरसूमा है, उस वक्त हमें पता नहीं होता, ना ही हम उस वक्त उसकी लैब स्टडी करवा सकते। तो एक प्रिकॉशनरी हम ये करते हैं कि जो हम सीड ट्रीट कर रहे हैं उसके अंदर एक बैक्टीरियासाइड की जो है ना वो साथ में मिक्सिंग कर रहे हैं, ताकि एक तो हमें कन्फर्म है कि PSR में आएगा, लेकिन अगर ये बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट का भी उसके अंदर इशू हो सकता है, तो उसके लिए अगर बैक्टीरियम के साथ बैक्टीरियासाइड के साथ उसको ट्रीट करके बिजाई वाले मरने में ले जाएँ तो वो मरने ज़्यादा कारगर है, यानी कि ज़्यादा सूख बन। तो वो Z1 वो उसके अंदर आपने ऐड करना है। एक चीज़ ये आप लोगों के लिए एक नई स्लाइड है, शायद आपने ये प्रोडक्ट देखा हो, ये फर्टिसाइज पर उन्होंने ये अपग्रेड कर दिया है। Z1 जो पहले आ रहा था उसको उन्होंने अपग्रेड कर दिया। अब वो मार्केट में Z1 Pro के नाम से उन्होंने ये प्रोडक्ट उतारा है।
तो ये उससे दुगना जो है इसकी ताकत है जो पहले प्रोडक्ट मार्केट में था, उससे ये ज़्यादा फैक्टर है। तो आप लोगों ने इसी को लेना है। इसकी पैक साइज पर भी इजाफा किया, पहले वो 200 ml में आ रहा था, वो 250 में चला गया, 50 ml की बोतल के अंदर में ज़हर भी ज़्यादा है। ये पहले वाली चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, ये पहले जो मार्केट में था है। बाकी जितने भी प्रोडक्ट हैं वो इतने ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, जैसे ये कासोमेन है, दूसरा ये स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, जैसे आमर साहब बता रहे थे। तो मैं सर का भी इतना बड़े इम्पोर्टेंट जो है वो नुकता की तरफ नॉर्मली ये लास्ट जो हमने एक्सपेरिमेंट किया ना स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, जो मैंने अपने स्टूडेंट को इसके ऊपर डिग्री करवा रहा था, तो ये मैंने एयर ट्रीटमेंट उसके अंदर जब ऐड करवाया तो देखा कि इस पे जो आपका जो बैक्टीरियम है ना वो मैक्सिमम ग्रोथ पकड़ गया। यानी कि चाहिए तो ये था कि स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट देने के बाद बैक्टीरियम रुकता तो वो मज़ीद फैल गया। तो हमारे यहाँ पर जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं शाम साहब जो बैठे हैं तो वो इसकी तारीफ करेंगे। तो हमने इसकी बड़ी भी तहकीक की कि इसके अंदर है क्या। तो ये पता चला कि ये जो मार्केट में ये स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट उतरा हुआ उसके अंदर ग्लूकोज शामिल है, टोटल ग्लूकोज की पैकिंग है। ये जो इंजेक्शन वो स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट का बिक रहा है वो नहीं है उसके अंदर, यानी कि अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट कर दी गई और सिंपल ग्लूकोज की टीके जो है वो मार्केट के अंदर फरोख किए जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान है, अल्लाह पाक इसका जो भी ये कर रहे हैं वो हदायत थे। तो ये आपने बिल्कुल ये स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट की तरफ आप नहीं जाना, ये मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आमर साहब को ये कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों को आपने रिकमेंड करवाना कि ये पहले हम ये कह रहे थे कि आप ये वेटनरी स्टोर से लेके आप ये काम कर सकते, लेकिन ये आपको कोई पता नहीं इसके अंदर वो दवाई है या नहीं, तो आपने इसको अवॉइड करना है टोटली। तो आपने अगर G1 ले लें ठीक है, अगर नहीं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी कुछ ना कुछ हद तक जो बैक्टीरिया के तौर पर काम करता है उसी को आप रेफर करें। अच्छा एक चीज़ और, पाकिस्तान में जेनेरिक कंपनीज भी काम कर रही हैं, मल्टीनेशनल भी काम कर रही हैं। कोशिश करें कि आप ये जो मैंकोजेब है सिर्फ मैंकोजेब ध्यान में रख लें, वो किसी अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करें, वो कोई भी हो, वो FMC का ले लें, वो रिस्टा का ले लें, वो सिंजेंटा का ले लें, किसी का ले लें, लेकिन किसी नामवर कंपनी का लें जिसकी कोई अथेंटिसिटी हो। हम कोई भी यानी कि फर्क करें, मार्केट में 4000 रुपये किलोग्राम वाले आपको मैंकोजेब मिल रहा है और 1000 रुपये किलोग्राम वाला भी मिल रहा है। तो अब जो 1000 रुपये वाला है उसके अंदर क्या चीज़ है ये हमें नहीं पता, उसकी क्या गारंटी है ये हमें नहीं पता। तो आपने कम से कम जो रिलायबल कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट लेकर अपने सीड को ट्रीट करना है, क्योंकि आपका सीड ही कीमती है, क्योंकि उसकी कास्ट 8 लाख से 10 लाख के करीब है। तो अगर हम वहाँ पर 1000-2000 रुपये की बचत करेंगे तो आपकी वो अगर वो राटेड हो जाता है, मटेरियल ज़ाया हो जाता है, वो ज़्यादा नुकसान है एज़ कम्पेयर कि हम पहले टाइम के अंदर जहर की वो जो है ना वो खरीदने के अंदर बचत करें। तो वो ये मेरी रिक्वेस्ट है तमाम दोस्तों से कि अच्छे ब्रांड को कोई भी हो, हम किसी की फेवर में नहीं है, डिपार्टमेंट किसी की फेवर में नहीं है और ना ही हमें कोई उनसे कोई बेनिफिट मिलता है। तो आप लोग किसी भी ब्रांड का ले, लेकिन वो यानी कि मल्टीनेशनल अथेंटिक जो ब्रांड है वो उसको आपने प्रेफर करना है। एक ये तस्वीर लगाई है, इसमें रेडोमिल गोल्ड मार्केट से चला गया है यानी कि नहीं मिलता, तो अब इसकी जगह ICI का प्रोडक्ट जो है वो मैक्सेल को मार्केट के अंदर इन है वो आप ले सकते हैं। तो उसके अंदर भी मैंने को देखा डाइथिन M45 अगर आपको मिलता तो वो बहुत ही बेहतरीन इफेक्टिव केमिकल है PSR की मैनेजमेंट के लिए। ये आमिर लतीफ़ साहब आपको बता चुके हैं कि हम करते क्या है इसके अंदर, फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि हमने ये पर लीटर के अंदर जो भी आपको कंसंट्रेशन बताई है उसका हमें एक जरासीम कुछ महलूल बना लेते हैं। उस महलूल में हमने अपनी जो ये थैलियाँ होती हैं 10 किलोग्राम वाली या 15 किलोग्राम वाली, वो हम 15 से 20 मिनट के लिए डिप करते हैं। डिप करने के बाद फिर हम इससे जहर को निकाल लेते हैं। वो एक ही हमारा जो टब है या वो कंटेनर है वो तकरीबन कोई 5 से 10 मरतबा भी इस्तेमाल हो सकता है। दोबारा उसको आप महफूज करके रख लें, उसको आप एज अ साइड ड्रेंचिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या जब आपने बिजाई कर ली है तो उसको इरिगेशन के साथ भी आप उस जहर को डाल सकते हैं। तो वो आपकी जहर वो टोटल जो है वो कारआमद है, उसको ज़ाया नहीं होगी। तो हमने इसको क्या करना है कि 15-20 मिनट जब
इसको ट्रीट कर लिया, फिर हमने इसको खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद हमने कोशिश ये करनी है कि 12 घंटे के अंदर अंदर इसकी बिजाई हो जाए। अगर 12 से 13 घंटे से इसको हम लेट करते हैं तो जर्मिनेशन के भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। कोशिश करिए 12 घंटे तक हम इसको जो है ना वो इसकी बिजाई कर लें, और एक आध कलर वगैरह भी लगा दें इसके ऊपर, ताकि ये छोड़ दो कि ये सीड ट्रीट किया हुआ है, ताकि कोई भी आपके साथ जो काम करने वाला वो अपने घर न ले जाए और इसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल ना करें। तो ये जो सीड ट्रीटेड वाला जो राइजोम है इसको ज़्यादा एहतियात है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास फ्रेश बन होता है। तो ये हमारे जो ट्रायल्स चलते हैं इसके अंदर हम इसको ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद धूप में इसको 6-7 घंटों के लिए ड्राई करते हैं और उसके बाद हम इसकी बिजाई करवाते हैं। इंसेक्ट जैसे कि आमिर साहब ने बताया कि बहुत ही ज़्यादा ये मेरिकुलस प्लांट है, इसके ऊपर किसी भी किस्म का सकिंग का इंसेक्ट हमने देखा ही नहीं। तकरीबन 8-9 साल की तहकीक के अंदर हमने कोई कीड़ा इसके ऊपर सकिंग का नहीं देखा। ये जो अमेरिकन वर्म भी आता है ये भी इसका पोटेंशियल पेस्ट नहीं है। ये हार्वेस्टिंग के दरमियान इसके कोई ना कोई कैटरपिलर आ करने दे जाते हैं तो वो आ सकता है। अगर इसके अलावा ये आपने जिंजर उन इलाकों में इसको टेस्ट करना है जहाँ पर मकई काश्त होती है तो आर्मी वर्म भी आ सकता है, फॉल आर्मी वर्म भी आ सकता है, लेकिन वो इसके पेस्ट नहीं है, तो ओकेशनल आ सकते हैं इसके ऊपर। तो इसका जो हल है वो बहुत आसान है। ये तकरीबन 11 दवाएँ लिखी हैं, इनमें से कोई भी दवाएँ, कोई एक भी दवा इसके ऊपर आप स्प्रे कर दें तो इससे इसका खात्मा हो जाएगा अमेरिकन वर्म का। सबसे सस्ती जो मार्केट में दवा इस वक्त अवेलेबल है वो 700 रुपये का बैग है कोराजन का। तो ये और प्रोक्लेम का भी 700-800 रुपये का मिल जाता है, तो उससे ये बिल्कुल कंट्रोल हो सकता है। 400-450 रुपये की पैकिंग मिलती है जेनेरिक कंपनीज की सीधा बेस्ट के नाम से ना, वो भी इसके ऊपर इफेक्टिव है क्योंकि हमने इसके पत्ते नहीं खाए। तो अगर ये आ जाता है तो वो सबसे सस्ता प्रोडक्ट वो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लीफ रोलर ये इसका बेस्ट है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, बाद भी आ जाता है। इसके अंदर ये पत्तों को रोल कर लेता है, बाद में पत्ते रोल करने के बाद लीफ खाता है, उसको नुकसान पहुँचाता है। ये इसकी रोलिंग हुई है, ये उसके अंदर कीड़ा है जो आप देख रहे हैं। तो इसके लिए जो लीफ रोलर इंसेक्ट है उसके लिए सबसे जो अच्छी दवाई है वो कोराजेनी है। प्रोक्लेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेसर भी हो सकती है, मैच है, ऑलिव फ्लेक्सी और कराटे, ये तकरीबन 7-8 है। इसके अलावा मार्केट में अब जो है बायो पेस्टिसाइड्स भी अवेलेबल है और प्लांट से जो अखज़ शुदा अद्वियात है वो भी मार्केट में अवेलेबल है, वो भी इस्तेमाल हो सकती है, उनका भी पोटेंशियल। टर्माइट्स का अटैक आ सकता है, किसी भी क्रॉप के ऊपर आ सकता है, इसके ऊपर भी चांसेस है। अगर हमने वो जो फॉर्म या मिनोर डाला है अगर वेल डॉटेड नहीं डाला तो टर्माइट्स आने के चांसेस है। अगर टर्माइट आ जाती है तो इसका पूरा का पूरा राइजोम भी पूरा नीचे से खा जाएगी। तो हमने क्या करना है, तो मेरा विजिलेंट रहना। वैसे भी जो इसकी जो ग्रोअर है वो कोई नई फसल है वो ज़्यादा विजिलेंट है, तो इन केस ये आता है तो उसको हमसे रोकना कैसे है। वो मार्केट के अंदर सबसे जो सॉफ्ट दवाई है वो कॉन्फिडोर है, मीटा ग्लोबल के नाम से आती है। फिर क्लोरोपायरीफास भी हम इसको ट्रीट करवा सकते हैं और फिप्रोनिल भी ट्रीट करवा सकते हैं। लेकिन जब हम क्लोरोपायरीफास दें या फिप्रोनिल दें तो फिर हम इसको कंजप्शन पॉइंट ऑफ व्यू के पॉइंट से नहीं ले सकते कि बाद में है सीड हम इसको ट्रीट करवाएं तो उसके अंदर रेगुलर इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो कोशिश करें अगर मीरा नॉलेज के साथ इसको कंट्रोल किया जा सके तो। इन्हीं बातों के साथ शुक्रिया।